संविधान जिसे मौलाना आजाद के ख्वाबों की ताबीर के तौर पर लिखा गया, वो संविधान जिसमें महात्मा गांधी की गंगा जमुनी तहजीब की झलक दिखती है, वो संविधान बदलना चाहती है भारतीय जनता पार्टी और कह क्या रही है कि हमें बहुमत दीजिए ताकि हम संविधान बदल सके। मैं यहां पर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के लिए आपके सामने अपील करने आया और आपसे यह कहने आया हूं, मेरी नई नस्लों, इस भीड़ में 90% नौजवान साथी मौजूद हैं कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनाऊंगा। मैं चल रहा था राहुल जी के साथ और राहुल जी बिना अपने पैर के छालों की परवाह किए कन्याकुमारी से कश्मीर तक बस एक नारा लगा रहे थे कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। एक नेता है भारत जोड़ने के लिए अपने पैर के छालों की परवाह किए बगैर कन्याकुमारी से कश्मीर तक चला और इधर प्रधानमंत्री से कश्मीर और मणिपुर से मुंबई तक अपने पैर के छालों की परवाह किए बगैर एक टी शर्ट में, एक ट्राउजर में, एक जूते में पूरे हिंदुस्तान की सड़कों की खाक छानता रहा, हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों को, पीड़ितों को अपने सीने से लगाता रहा और एक तरफ कौन क्या खा रहा है, कौन क्या पहन रहा है, ये उनके भाषण है। देश के प्रधानमंत्री जो 10 साल प्रधानमंत्री रह चुके, वो चेक करते हैं कि हेलीकॉप्टर में उड़ने वाला कौन सा युवा नेता क्या खा रहा है, क्या पहन रहा है। प्रधानमंत्री जी, किसी नेता की थाली में मत झांकिए, अगर झांकना है तो इस देश के गरीबों की थाली में झांकिए जिसे आपने महंगा कर दिया। वादा किया गया था उजालों का क्या हुआ, वादा किया गया था उजालों का क्या हुआ, जन्नत के उन हसीन हवालों का क्या हुआ। शाहों की सैर के लिए रास्ते तो बन गए, लेकिन हमारे पांव के छालों का क्या हुआ। ये जो जुमले की सरकार आपने 10 साल चलाई है, जिसने नारा दिया बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, वो नारा पूरी तरह विफल रहा। आपने नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन उत्तराखंड गवाह है कि वो चाहे बिटिया अंकिता भंडारी हो या फिर उन्नाव की बिटिया हो या हाथरस की दलित बिटिया हो या जंतर मंतर पर ओलंपिक पदक लाने वाली बेटियां हो, प्रधानमंत्री जी ने कभी भी बेटियों के साथ खड़ा होना गवारा नहीं किया, बल्कि अपराधियों के साथ खड़ा होना गवारा किया। मैं यहाँ खड़ा होकर के आपसे कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, हमें पता है आप परेशान हैं, हमें पता है कि भाजपा ये चुनाव हारने जा रही है, तो ये जो चैनलों पर, ये जो भाषणों में आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं मत करिए, देश समझ रहा है। गमों की आंच में भी मुस्कुरा कर चलना पड़ता है, ये दुनिया है, यहाँ चेहरा सजा कर चलना पड़ता है। तुम्हारा कद मेरे कद से बहुत ऊंचा सही, लेकिन तुम्हारा कद मेरे कद से बहुत ऊंचा सही, लेकिन चढ़ाई पर कमर सबको झुकाकर चलना पड़ता है। इस बार इस देश का नौजवान, जिसे आपने हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, 10 साल में 20 करोड़ नौकरियां भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कंधे पर लगी हुई है। ये सरकार उसी 20 करोड़ नौकरी के बोझ तले दब करके रसातल पे चली जाएगी। इस सरकार ने वादा किया था कि सबके खाते में 15 लाख आएंगे, मेरे खाते में तो नहीं आए, आपके खाते में आए क्या, आपके खाते में आए क्या, किसी के खाते में नहीं आए। मैं रात में केरल में था, वीरेंद्र रावत जी, उनका पूरा परिवार, खुद हरीश रावत जी का जो संघर्ष है, उनकी जो विरासत है, उस विरासत को आगे ले जाने के लिए वीरेंद्र रावत जी आगे आए। ऐसे में आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है? आपकी जिम्मेदारी बनती है
कि अगर आपने हरिद्वार से कांग्रेस पार्टी को जिता दिया तो फिर मैं यहां एक नारा लगा रहा हूं जो इन दिनों चारों तरफ गूंज रहा है कि साउथ इंडिया में भाजपा साफ, नॉर्थ इंडिया में भाजपा हाफ। प्रधानमंत्री जी कोई भी नारा दे, सब झूठ है, सब जुमला है। राहुल गांधी ने अगर ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 180 का आंकड़ा पार नहीं करेगी तो इसे पत्थर की लकीर समझा जाए। भाजपा 180 का आंकड़ा पार नहीं करेगी। और मेरे भाई, अगर सिर्फ एक सांसद चुनने की बात होती तो मैं पसीने पसीने होकर के आपके बीच में खड़ा नहीं होता। नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। आज कई किलोमीटर जो मोहब्बतें हाईवे से लेकर के, रुड़की से लेकर के यहाँ तक अवाम ने दी है, वो मेरे सर पे कर्ज है, बोझ है हमेशा। और मैं कोशिश करूंगा कि इस बोझ को, इस कर्ज को, इस मोहब्बत को सारी जिंदगी चुकाता रहूंगी। मैं आपसे वादा करता हूं, क्योंकि आप जैसे साथियों की मोहब्बतों ने, आप जैसे साथियों की मोहब्बतों में, किसी मासूम लम्हे में की गई आपकी दुआओं ने मुझे सिर्फ शायर नहीं रखा, बल्कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में यानी देश की राज्यसभा में 34 साल की उम्र में पहुंचाया। ये आपकी मोहब्बतों के सदके में हुआ है। मैं आपके सामने खड़ा होकर के आपसे यह कहना चाहता हूं कि यह चुनाव सिर्फ एक सांसद का चुनाव नहीं है। यह चुनाव भारत के संविधान को बचाने का है। यह चुनाव भारत के लोकतंत्र को बचाने का है, उस सपने को बचाने का है जिसे हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने देखा था। जिस सपने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू 10 साल से ज्यादा जेल में रहे, जिस सपने के लिए मौलाना अबुल कलाम आजाद रांची की जेल में रहे, जिस सपने के लिए फिरंगियों के खिलाफ महात्मा गांधी लड़ते रहे, ये उस सपने को बचाने का चुनाव है। और ये जो उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार है, इनके पास गिनाने के लिए कोई काम नहीं है। दरकता हुआ जोशीमठ जो एक पवित्र स्थल है, इस सरकार की वजह से, खनन की वजह से यहाँ के ज्यादातर शहर आज दरक रहे हैं और ये सरकार चुप बैठी है। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाना चाहती है। लेकिन आपको एक बात याद रखना है, जो राहुल गांधी का नारा है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हो, ये आपको बरगलाएंगे, ये आपको बहकाएंगे। लेकिन जब आपको ये बरगलाएं, बहकाएं तो इनसे पूछना कि महंगाई कम हुई? महंगाई कम हुई भाजपा की सरकार में? पीछे तक हाथ उठा के मुझे बताओ, महंगाई कम हुई? महंगाई कम हुई? बेटियों की सुरक्षा हो पाई? बेटियों की सुरक्षा हो पाई? अंकिता भंडारी को इंसाफ मिला? अंकिता भंडारी को इंसाफ मिला? संविधान की ये रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, बेटियों को इंसाफ नहीं दे पा रहे हैं, महंगाई नहीं कम कर पा रहे हैं। ऐसे में नरेंद्र मोदी जी को दिल्ली की गद्दी पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं यहाँ मौजूद हजारों हजार लोग, जहां तक मेरी नजर जा रही है, ये जो जन सैलाब उमड़ के आया है, मैं आपसे बस एक बात कहना चाहता हूं। इस देश के पिछड़ों, इस देश के दलित भाइयों, कि राहुल गांधी एक ऐसा शख्स जो पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति का सबसे पूरी ताकत के साथ जो सामना कर रहा है, उस शख्स को ताकत और हिम्मत देने का वक्त आ गया है। तो मंत्री जी ने, भाजपा के मंत्री जी ने कहा कि बताओ अभी साहब इसे समाप्त कर देता हूं। तो गांव वाला ने कहा साहब हमारे गांव में कोई हॉस्पिटल नहीं है। मंत्री जी ने अपना मोबाइल निकाला, नंबर घुमाया पता नहीं कौन सा,
और जोर जोर से लगे डांटने, बोले तुम लोग कैसा काम कर रहे हो, मुझे यहाँ पर कल तक एक हॉस्पिटल टेम्परेरी खुला हुआ दिखना चाहिए। उसके बाद मोबाइल रखा और गांव वालों से कहा लो मैंने तुम्हारी पहली समस्या समाप्त कर दी, दूसरी समस्या बताओ। तो गांव वालों ने कहा साहब हमारी दूसरी समस्या यह है कि इस गांव में कोई मोबाइल का नेटवर्क ही नहीं है। यह है भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके नेता, इन्हें सिर्फ झूठ बोलना आता है और आप बार बार विश्वास कर लेते हो। भारत के तमाम निवासियों में आपसे बस एक बात कहना चाहता हूं कि सिकंदर बादशाह ने यूनान फतेह किया। यूनान फतेह करने के बाद वो शहर की सड़कों पर जीत का जश्न मनाने निकला। जब जीत का जश्न मनाने निकला तो उसने देखा कि पूरा शहर उसके साथ जश्न मना रहा है, लेकिन एक पेड़ के नीचे सड़क के किनारे एक फकीर जो है वो चादर ओढ़ करके तान के सुकून से सो रहा है। सिकंदर को गुस्सा आया, सिकंदर अपने घोड़े से उतरा और उस फकीर के पास पहुंच करके उसे जोर की एक लात मारी और लात मार के उसने फकीर से कहा कि क्यों रे फकीर, मैंने शहर फतेह कर लिया, शहर जश्न मना रहा है और तू सो रहा है। तो सिकंदर के लिए उस फकीर का जवाब सुनना। फकीर ने कहा कि आप होंगे सिकंदर, शहर फतेह करना बादशाहों का काम है, लेकिन लात मारना तो गधे का काम है। क्या ईश्वर की दुनिया में इंसानों की इतनी कमी हो गई है जो उसने बादशाहत एक ऐसे आदमी को सौंप दी है जो लात मारता है? आपको नोटबंदी की लात पड़ी, आपको महंगाई की लात पड़ी, आपको जीएसटी की लात पड़ी। हर चीज पर जब भी आपने अपना अधिकार मांगा तो आपको लात पड़ी। आप भूल गए इस देश के किसानों के साथ दिल्ली की सरकार ने कैसा बर्ताव किया है। 700 किसान शहीद हो गए। सिंगू बॉर्डर पर बैठे हुए सरकार ने उनके सामने क्या बिछाया? कीलें बिछाई, पानी की बौछारें, कटीले तार। इस देश के किसानों के साथ इंसाफ नहीं किया इस सरकार ने। कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, लेकिन विदा न हो सकी बेटी किसान की। मौका मिला तो लोगों ने कुर्सी के वास्ते तस्वीर ही बिगाड़ दी हिंदुस्तान की। वो तस्वीर वापस लानी है। मैं देश की संसद में आपके मुद्दों पर लड़ता रहा हूं। आपने सुना होगा पार्लियामेंट में दिए गए मेरे भाषण। मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महास पर मुझे उन सफों में तलाश कर। मैं जानता हूं आप शायर इमरान प्रतापगढ़ी को सुनना चाहते हैं। मैं जानता हूं आप मेरी शायरी से मोहब्बत करते हैं, लेकिन आप ये भी जानते होंगे कि शायर से जब सांसद बन के मैं पार्लियामेंट में पहुंचा तो मैं एक दिन भी आपके मुद्दों पर चुप नहीं रहा। चाहे वो नजीब की मां के आंसुओं के लिए आवाज उठानी हो, या फिर जेएनयू के बच्चों के लिए, या फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए, अलीगढ़ के बच्चों के लिए, जामिया के बच्चों के लिए, मैं कभी चुप नहीं रहा। मैं मुसलसल बोल रहा हूं, क्योंकि मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। हरिद्वार वालों, उत्तराखंड वालों, आज सरकार कह रही है कि हम अमृत काल लेकर के आए। आप मुख्यमंत्री का भाषण सुनिए, प्रधानमंत्री का भाषण सुनिए, वित्त मंत्री का भाषण सुनिए। क्या कहते हैं कि हम अमृत काल लेकर के आए। मैं एक नज्म सुनाता हूं आपको। कहो ये कैसा अमृत काल। मतलब फिर मुझे लगना चाहिए कि आप सुनने के मूड में। पीछे तक, जहां तक मेरी नजर जाएगी वहां तक आपकी शिरकत होनी चाहिए। कि बताओ कैसा अमृत काल तुम्हारा, कैसा अमृत काल, कैसा अमृत काल तुम्हारा, कैसा अमृत काल। आसमान के भाव छू रहे आटा चावल दाल तुम्हारा, कैसा अमृत काल तुम्हारा, कैसा अमृत काल।
जिधर देखिए उसी तरफ है नफरत की तैयारी। वो दिल्ली हो, उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, आसाम हो, जो मैं मिसरे पढ़ रहा हूं वो सच्चे मिसरे हैं, मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते। कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। कि जिधर देखिए उसी तरफ है नफरत की तैयारी। जिधर देखिए उसी तरफ है नफरत की तैयारी। नफरत का बाजार खोल कर बैठे हैं व्यापारी। तुमने जो चाहा कर डाला इसका गिला नहीं है। हमने विष ही विष पाया है, अमृत मिला नहीं है। और अब जो लाइनें आ रही हैं, जो सड़क पर खड़े हैं उनका भी हाथ उठेगा इन मिसरों पर। इसे पूरे देश में पहुंचाना और खास तौर से दिल्ली तक कि तुमने जो चाहा कर डाला इसका गिला नहीं है। हमने विष ही विष पाया है, अमृत मिला नहीं है। कि चंदे के धंधे से, इलेक्टोरल बॉन्ड याद है ना, कि चंदे के धंधे से तुम तो हो गए माला माल। बताओ कैसा अमृतकाल तुम्हारा, कैसा अमृतकाल, कैसा अमृतकाल तुम्हारा, कैसा अमृतकाल। आखिरी पंक्तियां पढ़ता हूं कि फिल्में टैक्स फ्री करते हो, कफन पे है जीएसटी। फिल्में टैक्स फ्री करते हो, कफन पे है जीएसटी। सांसों पे है पाबंदी और मन पे है जीएसटी। महंगाई से मिलेगा कब छुटकारा पूछ रहा है। महंगाई से मिलेगा कब छुटकारा पूछ रहा है। तुमसे तुम्हारे अच्छे दिन का नारा पूछ रहा है। अरे नजर उठाओ हरिद्वार ये सारा पूछ रहा है। महंगाई से मिलेगा कब छुटकारा पूछ रहा है। कब तक कहकर बचोगे इसमें है नेहरू की चाल। तुम्हारा कैसा अमृतकाल, बताओ कैसा अमृतकाल। और अमृतकाल का जिक्र हो रहा है तो फिर भाइयों बहनों का भी जिक्र जरूर होगा। भाइयों बहनों, मुझे देश की तिजोरी सौंप दो, चौकीदार हूं, देश नहीं लुटने दूंगा। याद है ये भाषण? यार माइक थोड़ा अच्छा करो, कार्डलेस दे दो अगर वो अच्छा हो तो। ये माइक बिल्कुल ऐसे जैसे भाजपा वाले आवाज खींचते हैं वैसे ये भी आवाज खींच रहा है। तो मैं ये भी सवाल करूं